गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है मेरे साथ थिंक साइकोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर। और कल का जो लेक्चर था वो जनवरी 2022 सीटेट जो हुआ है ऑनलाइन, उसका हाफ पोर्शन था। मतलब आधे क्वेश्चंस हमने, जो कि कह सकते हो 30 में से सीडीपी के 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज का सेशन उसी क्वेश्चन पेपर में 16 से 30 तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये मेरा निर्णय नहीं था, ये आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है सीटेट की, उनके ना तो क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं बच्चों को और ना ही आंसर्स मिल पा रहे हैं। मैंने बताया था क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड पर हुई थी और ऑनलाइन मोड होने की वजह से इसका आंसर की बच्चों को मेल किया गया था, तो बाजार में भी नहीं उपलब्ध है, आपने देखा है। अदरवाइज ऑल इंडिया जब कभी आप इन चीजों को देखेंगे तो कुछ यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो लगातार पिछले किताबों में छपे हुए जो क्वेश्चंस हैं वही रिपीट कर करके आपको नए नए लेक्चर परोस रहे हैं, राइट। तो ये कई बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है जो नए क्वेश्चंस हुए हैं या नए क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको डिस्कशन करिए, तो इसलिए ये मतलब किया गया है। और कल ही के लेक्चर में किसी ने डिमांड करी थी कि सर जो है सुपर टेट का कुछ प्रैक्टिस सेट लाइएगा, तो डोंट वरी, बहुत जल्द आपको सुपर टेट का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सुपर टेट के पड़े हुए हैं थिंक साइकोलॉजिकली की प्लेलिस्ट में। मोर देन 120 लेक्चर्स, 120 लेक्चर से ज्यादा है भाई। बशर्ते मुझे लगता है कि शायद आप पर या तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, या आपको शायद मतलब ये कह सकते हो चैनल की जानकारी नहीं है, मेरे कार्य की जानकारी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो वहां पर रेगुलर पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बशर्ते चाइल्ड सेंटर्ड है हमारी क्लास, इसलिए मैं बच्चों के कहने के अकॉर्डिंग ही सेशन उपलब्ध करवा रहा हूं। तो अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक है, जितने भी बच्चे आज मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक है कि सर मुझे इसके बारे में पढ़ना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी हमने जो नंबर दिया है आपको 9936474790, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपका टॉपिक सेशन में शामिल होगा। ये प्रायोरिटी है मेरी। और दूसरा ये भी है कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो मैं वहां पर भी बच्चों की कुछ डिमांड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये सेशन दे रहा होता हूं। तो ऑनलाइन की क्लासेस के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। बैचेज हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और जिसमें हम लगातार बेहतरीन चीजें सीख रहे हैं। जैसा कि आपने यहां देखा, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई आर्टिफिशियलिटी हमने लगाई नहीं है। मैं कहता हूं ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासेस, तो इसका मतलब चाइल्ड सेंटर्ड ही रहेगा, क्योंकि वर्तमान विचारधारा, शिक्षा की विचारधारा चाइल्ड सेंटर्ड ही है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब बाल केंद्रित ही है, तो मैं बाल केंद्रित कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही ये सेशन आपको दे रहा हूं। तो आइए आप सभी को स्नेहपूर्ण नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट से नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब पिछले जो हमने पढ़े हैं उनसे आगे के क्रम में नेक्स्ट सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 16 है। 15 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने बताया था ये पेपर जनवरी 2022 का है, अभी उसके बाद सीटेट हुआ नहीं है। तो जनवरी 2022 का लेटेस्ट है, ये आप पहली बार हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, दैट मीन्स 16, क्वेश्चन नंबर 16। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा, पाठ्यक्रम की बात आई, एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, आंसर्स पूछ लेती है, अपनी पसंद, अपनी चॉइसेस के। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, अब कंडीशन देखो, आप जब ऑफलाइन आप मुझसे पढ़ते थे तो मैं आपको बताता था कि शिक्षण है क्या। शिक्षण ऐसा नहीं है कि अगली बेंच पर बैठे हुए बच्चों के साथ ही कंडक्ट हो जाए।
इसका मतलब शिक्षण में जो आपके लास्ट बेंच तक के बच्चे शामिल हैं क्लास में, वही शामिल भी हो, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक है। क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा जब सीखने लगे, जब एक्टिव हो जाए, क्रियाशील हो जाए, तो सोच लेना शिक्षण की प्रक्रिया बेहतर चल रही है। अब यहां देख सकते हो आप, डायरेक्ट अपोजिट कंडीशन है। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए, तो पाठ्यक्रम जल्दी तो होना ही नहीं है, उसके लिए टाइम निर्धारित है। एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के, अपनी चॉइसेस के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह किया गया कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, एप्रोप्रिएट है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। तो बच्चा देखो, पहले तो मैं आपसे कहता हूं, जब चारों विकल्प पढ़ लिए जाते हो तो उसमें देखिए आप कहां पर गलतियां हो रही हैं। तो कह रहा कि अगर मैं कहूं फर्स्ट साइट में जो चीज आती है, तो कह रहा कुछ बच्चों से ही उत्तर पूछ लेती है। तो अब देखो, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने को प्रभावशाली तो हो ही नहीं सकता। ये कुछ बच्चों से उत्तर पूछ रही और वो विकल्प में दे रहा सभी बच्चे, हो ही नहीं सकता। अगर हम कहें आपसे पाठ्यक्रम पूरा करने का न्यायोचित, यानी कोई तो कमेटी बैठी हुई होगी जो समय निर्धारित करती कि एक सेशन में कितना पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसके लिए एनसीएफ लगा हुआ। तो पाठ्यक्रम पूरा कराने का यह न्यायोचित तरीका नहीं कि जल्दी जल्दी पूरा करा दिया जाए। जल्दी जल्दी पूरा कराया जाएगा तो अपने लिए हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता। इसका मतलब यह भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का यह कौन सा तरीका हुआ। बच्चे तो सारे ही श्रेष्ठ हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे लर्नर हैं, तो कुछ बच्चों को हम काउंट करके ये कैसे कह दें कि श्रेष्ठ हैं वो। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धि, अब देख लो आप, समान अवसर उपलब्धि की उपलब्धता से वंचित कराता है। थर्ड इज राइट, और आप सबके सही हैं, वेरी गुड। तो जुड़िए आज के सेशन में मन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टर्म देखो, गुणज वैकल्य। अब फिर आप परेशान हो जाएंगे, गुणज वैकल्य शब्द ही नहीं सुना होता है आपने। लिखा है डिस्कैलकुलिया, अब समझ गए होंगे आप, से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि मार्क आर सर्कल्स द टर्म। जो टर्म स्पेशल हैं उन टर्म्स को, उन वर्ड्स को पहले सर्किल करो ताकि हम उन पर फोकस कर सके। तो गुणज वैकल्य नहीं समझ पाते, अब डिस्कैलकुलिया समझ लिया। अब डिस्कैलकुलिया क्या है? गणना संबंधी दोष है, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है। जूझते छात्र के समावेशन, इंक्लूजन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंट है। अब विकल्प देखते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। सख्त तो है ही नहीं चाइल्ड सेंटर्ड में, जब हम डंडा उठाएंगे ही नहीं, डांटेंगे ही नहीं चाइल्ड सेंटर्ड, तो हार्ड एंड फास्ट रूल तो अपना नहीं सकते, पहला कट कर दो आप। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, अब देखो टर्म परिकलन माने कैलकुलेटर, अगर कहीं पूछ लिया जाए कैलकुलेटर की हिंदी क्या है बच्चा, तो परिकलन है। और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, तो मुझे लगता है गणित की बात आ रही है और कैलकुलेशन की बात आ रही है, इस पर हम सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। अभी तक ये हमारे लिए पॉजिटिव है। थर्ड देखते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने, निष्प्रभ मतलब निष्प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, मतलब जो है उसे तो हाइड कर दो और नहीं और जोड़ दो। यह अजीब सी बात हो गई, गलत हो गया। जहां कठिनाई है उसको तो पर्दा डाल दो और नया और ले आओ, कैसे भाई। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीके, बेचारे को परेशानी तो पहले ही है और मानकीकृत तरीके कैसे आ जाएंगे, अब बताओ। क्लियर हो गया। सेकंड, विद्यार्थी को दृश्य आधारित वीडियो एड्स, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना, मतलब अगर हम कहें यहां पर विजुअल एड्स शामिल कर लिए जाएंगे तो विजुअल एड्स शामिल करने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, समावेशन इजी हो जाएगा। तो आंसर आपका है दूसरा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी।
है कैसा? ये दृष्टिबाधित है, विजुअली इंपेयर्ड कह सकते हो आप यहां पर। अब एक को दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? तो 3 तो लाभदायक होंगी, 1 नहीं होगी। निगेशन पैटर्न का सवाल है। स्पर्शिक ग्लोब, स्पर्शिक ग्लोब का मतलब टच ग्लोब, तो ये तो लाभदायक है ना। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो स्पर्श करके देखेगा, स्पर्श करके देखेगा, इसका मतलब वो उसके लिए पॉजिटिव है। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन छोटे छोटे अक्षरों की किताबें, यही कट कर लें अगर हम इसको, ये नहीं होगा। दृश्य पाठ पठन सॉफ्टवेयर, दृश्य पाठ मतलब एक ऐसा जो विजुअल है उसको पढ़कर सुनाने वाला, तो ये तो काम करेगा। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें ये भी काम करेंगी। तो बच्चा अब जो काम करेंगी वो हमारे आंसर से नहीं होंगे, देख लो आप, जो काम नहीं कर पा रही वो हमारा आंसर होगा। सेकंड इज राइट। जिसको दिखाई नहीं देता उसको छोटे अक्षरों वाली किताबें कैसे काम करेंगी? क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप मुझे बताइए प्लीज, बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये कथन और तर्क, स्टेटमेंट और लॉजिक पर टिका हुआ सवाल है। कथन कहता है भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें, एक तो आया लिखित सामग्री भी उपलब्ध करवानी चाहिए भाषा शिक्षिका को लैंग्वेज टीचिंग में। तर्क क्या है? ये तो कथन हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। अब लॉजिक क्या दे रहे हैं? प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। बात तो सही लग रही। चाइल्ड सेंटर में जितना मल्टी पर्पज राइट या मल्टी ऑप्शनल चीजें होंगी उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब दे रहे हैं कि जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी, जिनको पढ़ने में जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइट, डिस्लेक्सिक ऑर्डर्स हैं जिनको, अब उनके लिए क्या होगा? उनके लिए चीजें हेल्प हो जाएंगी। तो अब कह रहे हैं सही विकल्प चुने। तो एक स्टेटमेंट आया, एक निष्कर्ष आया, तर्क आया, लॉजिक आया, अब सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं विकल्प क्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल हम सोच सकते हैं, दोनों बातें अच्छी लगती हैं हमको। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत, तो दोनों गलत तो नहीं है बच्चा, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। अब हम चुनाव करेंगे ए और बी में से, यानी पहले और दूसरे में से। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है यहां तक। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, पहला सही है, राइट। अब आप एक बार चाहो तो पुनः देख सकते हो। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, सुनने वाली। तर्क दिया गया प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं में एक आया जिसको डिसलेक्सिया है, जरूरतों को पूरा करता है, बिल्कुल सही है। इसलिए पहला विकल्प आपका सही है। इज दैट क्लियर? ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला कि क्रिएटिविटी इज द मस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। ऐसे समझिए कुछ चीजें हैं जो प्री डिसाइडेड है, सीटेट की एग्जाम में होंगी। क्रिएटिविटी, मैं बहुत जल्द एक क्रिएटिविटी का ब्रॉड लेक्चर आपको देने वाला हूं, तो तैयार रहिए, किसी दिन भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, आइडेंटिटी करें आप। पहला विकल्प कह रहा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दूसरा कह रहा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, तीसरा कह रहा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, चौथा कह रहा है सेकेंड थर्ड फोर्थ। आंसर प्लीज। मुझे पता है कि आप लोगों ने जब कभी पढ़ा होगा ऑफलाइन में, तो पहली चीज क्रिएटिविटी से रिलेटेड बेसिक दो चीजें आती हैं, याद रखिएगा। एक तो आता है 100% आपका अपसारी। आप बोलेंगे सर मैंने तो अभिसारी भी पढ़ा हुआ। अब यही कॉन्सेप्ट देख लो आप, ये गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग माना गया है, लेकिन समस्या समाधान में यही शामिल है। ये क्या है? ये केंद्रीकृत है,
सेंट्रलाइज है, कन्वर्जेंट है, इसी को तो कहते हैं। जब कन्वर्जेंट होगा तो भाई सृजन कैसे होगा? सपोज करिए आप, और ये कैसा है? ये विकेंद्रीकृत है। इसे क्या बोलते हैं? इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएट तो यही है, लेकिन अब यहां विकल्प में अगर हम कहें कि पहला सही है, बिल्कुल सही है, अब अभिसारी बिल्कुल नहीं होगा। अमूर्त चिंतन तो देखो आप, कल्पनात्मक, बिल्कुल कल्पना सही है, जुड़ती है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, तो नवीनता गुण है क्रिएटिविटी का, उत्पादन गुण है क्रिएटिविटी का। अब कल्पना करो आप, एक सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, तो किस में आ रहा है? जहां कहीं फर्स्ट सेकंड नहीं आ रहा तो देख लो आप। अगर हम कहें इसमें सेकंड है, ये गलत है, इसमें सेकंड है, ये गलत है, इसमें सेकंड है, ये गलत है, एक बचा है थर्ड, एप्रोप्रिएट है ये, राइट। अगर यहां कहीं चारों विकल्प वाली कंडीशन होती तो चारों सही मान लेते, ये बात याद रखना। अगर कहीं चारों आते, सपोज करिए कोई ऐसा विकल्प होता जिसमें पहला भी होता, दूसरा भी होता, तीसरा भी होता और चौथा भी होता, तो हम ये भी चुन सकते थे। लेकिन अब ये विकल्प ऐसे नहीं दिए गए, इसका मतलब हम प्रायोरिटी इसको देंगे, ना कि इसको देंगे। अभिसारी और अपसारी जहां दोनों दिए होते हैं, वहां पर अभिसारी को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ओपन एंडेड है ये, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्वेश्चन फिर कथन और कारण पर टिका हुआ, स्टेटमेंट और उसके रीजन पर। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। अगर हम कक्षा मूल्यांकन की बात करेंगे, उस पर एक पैटर्न नहीं अपनाना चाहिए, कई सारे पैटर्न, विविध तरीके अपनाने चाहिए। कारण क्या है? एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं। आइए देखते होंगे इसके विकल्प। पहला कह रहा है ए कथन और आर कारण दोनों सही हैं। कारण आर ए कथन की सही व्याख्या भी करता, पहले तो हम इसे कह लें बिल्कुल सही है ये, बाकी सारे गलत हो ही जाएंगे। ए कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, पहला सही है, दोनों सही है। किसी को भी हम पेपर पेंसिल, केवल पेपर पेंसिल से नहीं माप सकते कि वो कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22। किसी संप्रत्यय, आप सब बेहतर सीख रहे हो, जो भी मेरे साथ हो, जो भी मेरे साथ हो, मैं नाम इंडिविजुअल नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आपको रेगुलर वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप सब जानते होंगे कि हमारा लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप कतई डिमोरलाइज होइए नहीं, बीच बीच में आपसे कहता भी रहता हूं, अगर आपको कहीं डिमोरलाइजेशन लगता है इस बेकार से माहौल में कि अरे अब क्या करना है, तो मैंने बोला कि ठहरना नहीं है, कदम दर कदम आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो मोटिवेट होइए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि अभिप्रेरणा आपके भीतर छिपी हुई है, ठीक है। तो किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। अच्छी बात है ये तो। और उसके बाद विद्यार्थियों को उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम आधारित करने को कहती है। पहले उदाहरण देती, फिर कहती नियम आधारित करो। तो अगर हम कहें उदाहरण पहले है और फिर क्या चल रहा है, यहां फिर चल रहा है नियम, यही तो बन रहा। पहले उदाहरण की बात आई और फिर किसकी बात आई, नियम आधारण की आई। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, अब तो आइडेंटिफाई कर लोगे आप। उदाहरण से नियम किसमें बढ़ते हैं, निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब क्या है, डिडक्टिव नहीं है ये। आगमनात्मक है, इंडक्टिव, यही सही है। आगमन में कैसे बढ़ते हैं, आगमन में बढ़ते हैं उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन में बढ़ते हैं नियम से उदाहरण की ओर। तो ये तो गलत हो गया आपका, दूसरा सही है। अनुकरणात्मक का मतलब आया अनुकरण करना, कॉपी करना, मॉडलिंग करना, ये यहां पर बात है ही नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब आया कॉम्पिटिटिव, यहां पर भी ये नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में
विद्यार्थी की सहकारिता हेतु, पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड टू मेंटेन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? वो टू डू ए टीचर, स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण। मतलब टीचर अपने आप कठोर और अटल नियम, चाइल्ड सेंटर्ड है नहीं, आप जानते हो, बाल केंद्रित नहीं है। ये कौन सा? ये शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है। तो ये तो हम बहुत पीछे छोड़ आए, गलत है ये। विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में, मिसबिहेवियर के बारे में अभिभावकों से बार बार शिकायत, बिल्कुल नहीं है ये। बार बार शिकायत करना ही नहीं है, बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाइल्ड सेंटर्ड में। मापदंडों का पालन करने पर विद्यार्थियों की वर्तसना, वर्तसना समझ रहे होंगे आप, बुराई, राइट। मानदंडों का पालन न करने पर किसी की बार बार बुराई करना, यह बात भी अच्छी नहीं है। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग, विद्यार्थियों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही है, फोर्थ, राइट। चाइल्ड सेंटर्ड में चाइल्ड मेन है। कितनी बार आपको ऑफलाइन मैंने बताया है, क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता, उन रेफरेंसेस का सही सिलेक्शन करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। मतलब वे संदर्भ सही चुने जाने जिनमें बच्चे बेहतर सीख पाते हैं। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष, आप सबको पता है कि सीखना जो है अधिगम, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा चलता है। तो अगर हम कहें खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष, बिल्कुल सही है, तीनों जगह ये घटित हो पा रहा है, राइट। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है। देखो आप, सबसे पहले अगर हम कहें घर में बेहतर सीखता है, भले वो अनौपचारिक हो, राइट। फॉर्मल और इनफॉर्मल आप पढ़ते होंगे, तो घर में जो दी जाने वाली शिक्षा है वो बेसिक शिक्षा है, और वही सबसे पहले बच्चे के जीवन में काम आने वाली होती है, पहले भी और बाद में भी। जो स्कूल में आप सीखते हो केवल और केवल सीमित है, लिमिटेड है, इसे फॉर्मल बोलते हैं। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो अगर हम कहें ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, क्लासरूम का भी हिस्सा जुड़ता है। और खेलकूद, बिल्कुल खेलकूद में भी सीखता है, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण का सबसे अच्छा क्लासरूम कौन सा माना जाता है? खेलकूद माने जाते हैं, वहां पर सोशलाइजेशन सीखता है वो। तो आपका थर्ड सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? निगेटिव पैटर्न पर है, देखेंगे, इफेक्टिव नहीं है। और कहां पर? समस्या समाधान के लिए। तो मुद्दों पर चर्चा को शामिल करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। भैया ये तो है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, समस्या की बात आ रही, छात्रों की बात आ रही, विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल है ये। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, बिल्कुल सही है, विविध प्रकार की। हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना, यह गलत है। तो अब आप देखेंगे हमारा आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव पर है। 3 सही हैं, 1 गलत है। जो 3 सही हैं वो हमारे आंसर होंगे, नहीं जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। तो 3 सही है, आप देखेंगे 1, 2, 3 ये हमारे आंसर हो नहीं सकते। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा 4th, राइट। समस्या के लिए, हर समस्या के लिए, समस्याएं अलग अलग है तो एक समाधान कैसे होगा? अलग अलग समाधान भी होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा लग रहा है, मतलब सीखने में कुछ नई चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही? प्रिय विद्यार्थियों बताइएगा जरूर, सही चल रहा सेशन? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? सिम्टम्स ऑफ कह सकते हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव क्लासरूम।
अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, गलत है। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करना, रटना, गलत है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। फिर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो क्या पूछा जाएगा? कितनी बार पूछोगे? घर में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं? भैया प्रश्न पूछने के लिए आएंगे। और स्टैंडर्ड टीचिंग ऑलवेज ये कहती है कि अगर एक स्टूडेंट प्रश्न पूछने के लिए एक्टिव हो जाए तो सोच लेना आपने सिखा दिया। अगर वो बच्चा प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा, रेडी नहीं हो रहा, तत्पर नहीं हो रहा, तो सोच लेना सीखने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा फोर्थ कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए, बिल्कुल सही है। ये फोर्थ सही है, आप सबका सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक, स्टॉपेज, रुकावट है? पहला विकल्प करा त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये तो बात सही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो गलतियां नहीं करता। हमसे भी होती हैं, आप सबसे भी होती हैं, सबसे होती हैं। बिना त्रुटियों के अधिगम होता ही नहीं है, राइट। दूसरा विकल्प करा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, शेमफुल। तीसरा विकल्प करा त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, बिल्कुल। जहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनको आनी चाहिए, उनकी बीच की जो गैपिंग है वो हमको समझ में आती, कहां पर गैपिंग है। हम समझाना चाहते हैं, आप नहीं समझ पाते इन दोनों के बीच में कहां गैपिंग है, तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने का एक मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, डांट का तो भय होना नहीं चाहिए। अगर वो कर सकते हैं तो करें, ये भी सही है। बच्चा आंसर आपका दूसरा, लज्जाजनक कार्य, अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य, गलत है। ये जो त्रुटि करेगा वही सीखेगा, जो गलती करेगा वही सीखेगा, राइट। आप पढ़ते होंगे असफलता सफलता का मेन मोटो, राइट, कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाहरी अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की, एक आंतरिक जो स्व से है, इंटरनल है, और एक जो एक्सटर्नल जो बाहरी उद्दीपकों से है। देखते हैं, अपने अधिगम को धारण करने के लिए, तो अपने अधिगम की बात आ रही, यहां पर भी बात किसकी हो रही? स्व की हो रही। धारण करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। आंतरिक है ये, इंटरनल है ये। यहां पूछा जा रहा बाह्य, नगद इनाम पाने के लिए रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न नगद इनाम, बाह्य है ये, बाहरी है। सितारा अपने स्व आर्या है, आंतरिक है। एक ही चीज समझना, अगर स्व की बात आ रही, सेल्फ की बात आ रही, तो खुद से करना। ये जो हम कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं हम पर। अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है, आंतरिक है ये। अपनी व्यक्तिगत तो अपनी आए तो बाकी बात खत्म करो, स्व है। एक बचा केवल दूसरा, बाकी गलत है। बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण नगद इनाम पाने के लिए यानी परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। क्लियर? पुरस्कार बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 29, कोविड-19। देखो आप सीटेट ने इसे भी शामिल किया था। महामारी के दौरान तनाव, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह बात सच है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? कोविड महामारी में सब के सब एकदम नेगेटिव मोड में आ गए थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपने देखा क्या स्थिति थी, ऑक्सीजन खत्म, सब कुछ खत्म। कोरोना वायरस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा था, लोगों से लोगों में जा रहा था, और जो हालात थे देश के उसमें लग रहा था कि अब कुछ बचेगा नहीं। तो ये बात तो सही, नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो यह निम्न में से किस संबंध को स्पष्ट करता? प्रतियोगिता और संज्ञान। तो प्रतियोगिता तो कहीं आई नहीं। संज्ञान और संवेग, मुझे लगता है संज्ञान कॉग्निशन है, बिल्कुल हम समझ तो रहे थे, और इमोशंस भी शामिल थे, त्राहिमाम त्राहिमाम, अगर आपको लगता है। आनुवांशिकता और निष्पादन, ये भी नहीं है। आनुवांशिकता, वातावरण, ये भी नहीं। तो बचा एक है संज्ञान। संज्ञान क्या है? कॉग्निशन है। और संवेग क्या है? इमोशंस है। तो आप देखेंगे तनाव, राइट, इमोशंस, दूसरा सही है आपका।
संज्ञान और संवेग, राइट, इससे संबंधित है ये कि हम जानते तो थे लेकिन हां इमोशनल रूप से हम बड़ा परेशान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अधिगम अधिक सार्थक है, अधिगम अधिक सार्थक मीनिंगफुल और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यता डैश हो। तो दो चीजें आए, मच एंड मोर मीनिंगफुल और इफेक्टिव होगा यदि मुख्यता शिक्षक निर्देशित हो, टीचर डायरेक्टेड हो, गलत है। टीचर डायरेक्टेड चाइल्ड सेंटर्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, ये मतलब कलीग्स आपको बताएं, पाठ्य पुस्तक के अंदर तो हो नहीं सकता। तो दो हमने पहले पहले काट दिए, एक सहपाठी द्वारा आया, एक स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड आया। तो अगर अब दोनों की तुलनात्मक स्टडी की जाएगी, सहपाठियों के द्वारा और स्वनिर्देशित, तो स्वनिर्देशित फिर पहुंच गए। ये किस पर टिका हुआ है बच्चा? ये टिका हुआ है आंतरिक अभिप्रेरणा पर। फोर्थ इज राइट। अधिक सार्थक और प्रभावशाली होगा अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित होगा, मतलब आंतरिक अभिप्रेरित होगा। दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। तो बच्चा ये था सीटेट 1 जनवरी या जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट, यानी फर्स्ट लेवल का पेपर, जिसके हमने 30 क्वेश्चन अब तक डिस्कस किए दो पार्ट में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे जरूर शामिल करूंगा। तो आपकी डिमांड के अनुसार बहुत जल्द आपको मिलेगा सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट और एक थ्योरेटिकल लेक्चर। तो ये प्रयास कैसा लग रहा है मेरा, हम चाहेंगे कि आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।